नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम फिर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में रीतिकाल के 20 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। ये हमारा छठवां सेट है और लगभग 170 क्वेश्चन आज की वीडियो को मिला करके रीतिकाल के ही हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे पुराने वीडियोस जा कर के आप चैनल पर एक प्लेलिस्ट है हिंदी टीजीटी पीजीटी के नाम से, उसमें देख सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं आदिकाल और भक्तिकाल के। आदिकाल के शुरुआती एक दो वीडियोस में वॉइस का इशू आया था, माइक की प्रॉब्लम थी, उसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द ही फिर से रिकॉर्ड करने की। मगर आप ईयरफोन का यूज़ करेंगे अगर, तो आप उसे भी अच्छे से सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला प्रश्न है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर होएं छलकें छलकें, उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां जो दी गई हैं, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर होएं छलकें, ये किसकी पंक्तियां हैं। केशव की, कुलपति मिश्र की, मतीराम की, चिंतामणि की। इसका भावार्थ कुछ इस तरह का है कि जो रसवादी या रस से संबंधित रचनाएं करने वाली कवि हैं या उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो कवित्व हैं, उनसे रस इस तरह से छलकता है, उनके अक्षरों से, अखरान के ऊपर होए रस छलके, यानी उसमें रस भरा है, अक्षरों से छलकता है, इस तरह का कुछ भाव है। ये चिंतामणि की पंक्तियां हैं, चिंतामणि त्रिपाठी की, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ज़्यादातर प्रश्न जो है हायर के एग्ज़ाम से उठाए हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इन सब एग्ज़ाम से उठाए हैं। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए अपेयर हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनको इसलिए शामिल कर लिया कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरी परीक्षाओं के प्रश्न वो उठा लेती है, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी आयोग हो, तो इसमें आपका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सनि कज्जल चश झश लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न निरपति हवै भोगवै लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। इन बहुज्ञता यानी बहुत सारे क्षेत्रों के ज्ञाता बिहारी थे। तो ये पूछा जा रहा है कि उसमें से कौन सी, जैसे नीति हो गया, राजकाज संबंधी ज्ञान हो गया, ज्योतिष संबंधी ज्ञान हो गया, तो किस तरह के ज्ञान का यहाँ पर कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। तो ये जो दोहा दिया गया है यहाँ पर, वो ज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिष ज्ञान से संबंधित है। इस दोहे में नायिका की सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, ये काजल रूपी जो शनि ग्रह है, उनका भी रंग काला होता है, और वो नेत्र रूपी मीन राशि में आ करके यानी अवस्थित होकर के, और इनके संयोग से जो शुभ मुहूर्त में स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, स्नेहु उपजो यानी पैदा होना, यानी प्रेम पैदा होना, प्रेम का, तो उससे क्या होगा कि वो दरअसल प्रेम जो है, कहते हैं ना कि आँखों से होता है, उसी तरह की कुछ बातें हैं। और क्यों न नृपति हवै भोगवें, और क्यों ना वो इसी के माध्यम से पूरे शरीर को भोगे ले, यानी प्रेम के वशीभूत होकर के, राजा होकर जो शिशु स्नेह के रूप में उत्पन्न हुआ है, स्नेह रूपी शिशु जो उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर के इस पूरे शरीर को क्यों न सब देहूँ, यानी पूरे शरीर को, पूरी काया को भोग क्यों नहीं करेगा वो, इस तरह का कुछ भाव है। ये बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की तरफ इंगित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विरह वारिस रीतिकाव्य धारा के किस कवि की कृति है। ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम। ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम, इनमें से किसकी रचना है ये विरह वारिस। तो विरह वारिस जो है बोधा की रचना है, ये बोधा की रचना है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है।
है और नहीं है का विशेष ध्यान देना है आपको परीक्षाओं में। यहाँ नहीं लगा देते हैं एक छोटा सा और उसी में सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। विज्ञान गीता, 12वें नायिका भेद, कविकुल कल्पतरु, काव्यालंकार। तो इसमें से आपको पता है कि विज्ञान गीता जो है केशवदास की है और 12वें नायिका भेद रहीम की रचना है, रहीमदास की। कविकुल कल्पतरु ये चिंतामणि की है, चिंतामणि। काव्यालंकार भामा की रचना है, अलंकार शास्त्र के प्रणेता भामा की रचना है, भामा की। अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? इनमें से पेयर्स दिए हुए हैं रचना और रचनाकार का, और कौन से जो है कौन सा सही नहीं है। काव्य विवेक चिंतामणि, शिवा बावनी भूषण, वृत्त कौमुदी मतिराम, प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति। तो इसमें से देखिए काव्य विवेक जो है चिंतामणि की रचना है, ये भी सही है। शिवा बावनी भूषण की है, ये भी सही है। वृत्त कौमुदी मतिराम की है, ये भी सही है। प्रताप सिंह बिरुदावली जो है ये सेनापति की नहीं है, ये पद्माकर भट्ट की रचना है, पद्माकर भट्ट की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बिरुदावली और सेनापति, सेनापति की रचना ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केशव के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। उनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण उनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं। तो देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है इसमें रामचंद्रिका के संबंध में, यही गलत है। क्योंकि आप रामचंद्रिका के संबंध में जब रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात मेंशन की है कि इन्होंने एक रात में रचना करने के चक्कर में, रामचरितमानस से होड़ करने के चक्कर में सब सत्यानाश कर दिया, और अपने पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में ना तो कोई क्रमबद्धता दिखती है और न तो अवसरानुकूल जो है इनके रामचंद्रिका में जो है विस्तार और संकोच, जहाँ जिसका विवरण अधिक देना चाहिए उसको कम कर दिया है या छोड़ दिया है या लिया ही नहीं है, और जो चीज़ें विस्तृत होनी चाहिए उसे छोटा कर दिया है, जो छोटी होनी चाहिए, जो कम समय में वर्णित होनी चाहिए उन्हें बढ़ा दिया है। इस तरह का ध्यान इन्होंने नहीं रखा है अपनी रचना करते समय। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका में कथा की क्रमबद्ध रूप और अवसरानुकूल विस्तार, यानी कि विस्तार करना, संकोच यानी समास एक तरह से कह सकते हैं आप इसको, छोटा करना किसी बात को। और ये सब बाकी तीनों कथन जो है सही हैं। उनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार से संबंधित है और चमत्कार प्रदर्शन के कारण उनकी रचनाओं में कला पक्ष प्रधान है। कविता का मूल जो है भाव पक्ष होता है, कला पक्ष जो है बाद की बात होती है, मगर कला पक्ष को इन्होंने ज़्यादा प्रधानता दे दी चमत्कार प्रदर्शन के चक्कर में। और ये तीनों रचनाओं के बारे में भी ये सारे कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार, काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास, रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोड़व, पिंगल। अब देखिए इसमें से हम पहले, हमें तीनों या तो पता होनी चाहिए कि तीनों रचनाएं भिखारी दास की हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे हम इसको पकड़ सकते हैं कि किसमें जो है दूसरे राइटर की रचनाएं छुपाई गई हैं। जैसे देखिए रसराज है मतिराम का, रसराज किसका है? मतिराम का, मतिराम। तो ये यहाँ से कट हो गया।
अब काव्य निर्णय शब्द रसायन जो है शब्द रसायन या काव्य रसायन, ये देव की रचना है। किसकी है? देव की। तो ये भी निकल गया। अब बचा रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि जो है सोमनाथ की रचना है। ये मैंने पुरानी वीडियोस में अपने करा भी रखा है। आप पुरानी वीडियो चैनल पर जा कर के देखेंगे, मैं आई बटन पर दे दूंगा उनके लिंक को, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो सोमनाथ की रचना है ये। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके पास 1000-1500 प्रश्नों का एक मोटी मोटा हिसाब रहेगा कि नहीं आपने इतने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछे गए किए हैं, तो आपकी परीक्षा में स्थिति और लोगों से मजबूत होगी। तो बच गया चौथा ऑप्शन हमारा, तीसरा कट गया और चौथा बच गया काव्य निर्णय इन्हीं की है, रस सारांश इन्हीं का है, छंदोड़ो पिंगल। अब ये जब हम इस विधि से निकाल लेते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो अपने अपने आप आंसर क्लियर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इनकी कविता वीर रस प्रधान है, बी ऑप्शन है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र सोलंकी राजा ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। नहीं है पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए इनकी कविता में वीर रस की प्रधानता, ये भी बात सही है, मगर शिवराज भूषण छत्रसाल दशक के विषय में जो यहाँ लिखा गया है कि ये प्रबंध काव्य है, ये गलत है। शिवराज भूषण जो है अलंकार ग्रंथ है, अलंकार रीति ग्रंथ कह सकते हैं आप, अलंकार का वर्णन है इसमें। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही नहीं है पूछा गया। बाकी रुद्र सोलंकी राजा ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की, ये भी सही है। और इन्हें अधिक सफलता जो है, ये रीतिकाल के सभी कवियों के एक दो को छोड़ दें अगर, भिखारी दास वगैरह को, तो सबके बारे में लगभग एक ही राय है शुक्ल जी की, कि कोई सा भी कवि जो है आचार्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है। कोशिश सबने की है अपने अपने स्तर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें से जो है ये वाला जो है रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार है, ये तो सही बात है मोतीराम के संबंध में। रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन है, नायिका भेद है, ये भी सही है। और रसराज के नायक नायिका से संबंधित जो ये तथ्य है, अधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, ये गलत है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा इनके संबंध में, क्योंकि इसका जो नायक है, इसका नायक जो है निष्कपट है और नायिका जो है लज्जाशील है, लज्जाशील है। क्रिया विदग्ध होने का मतलब कि भाई बहुत खुले आचार विचार वाले हों, और एक नायिका होती है कि भाई लोक लाज और लज्जा का पालन करती है, तो इस तरह की नायिका है इसकी। और ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए, ये तो सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी 3 सही हैं, ये सही नहीं है। पूछा भी यही गया है कि क्रिया विदग्ध है, ये इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना दी गई है ना, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है ये पहले भी दूसरे फॉर्मेट में मेरी वीडियोस में आपको मिलेगा, मगर ये फॉर्मेट चेंज कर दिया गया था हायर की एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने इसको फिर से यहाँ पर पिक किया है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। और इसका तर्क है, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ये शुक्ल जी का कथन है, सीधे सीधे उनकी किताब से लिया गया, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से, हिंदी साहित्य का इतिहास से। और अब इसको स्टेटमेंट में और तर्क में बदल दिया, एक ही कथन को, है ना। तो इसमें देखिए ए सही, आर गलत है, ये गलत, आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। अब जिसने इसको पढ़ा होगा वही इसका सही आंसर दे पाएगा, नहीं तो वो कुछ भी लगा के
चला आएगा। तो इसके ए और आर दोनों सही हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि ये एक ही कथन के दो टुकड़े हैं। शुक्ल जी की किताब से बिहारी के बारे में ये कथन है उनका, और उसी को दो टुकड़ों में करके कथन और तर्क के रूप में डाल दिया है यहाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? नहीं पर ध्यान रखना है विशेष। अलंकार निरूपक, केवल अलंकार निरूपक नहीं है। कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु, ललित ललाम। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ। अलंकार का आपको पता है अर्थ क्या होता है? आभूषण। तो यहाँ देखिए भूषण लगा हुआ है। आभरण भी कहते हैं, कंठ आभरण, तो यहाँ भी आभूषण इसी अलंकार का पर्याय शब्द लगा हुआ है। और ललित ललाम, ललित का मतलब नएपन से होता है, और ललाम का स्पेसिफिक सुंदर या मनोहर। ललाम का क्या अर्थ होता है? सुंदर या मनोहर, बहुत अच्छा। तो ये भी आदमी, व्यक्ति कोई भी या कोई कविता सुंदर कब होती है? जब उसमें अलंकार का प्रयोग होता है, उसे सजाया जाता है। तो ये भी अलंकार से रिलेट करता है। तो इस तरह से भी आप अलंकार और रस के या सर्वांग निरूपक ग्रंथों को कुछ हद तक अलग कर सकते हैं। रचनाओं के नामों से भी आपको ये बातें पता चल सकती हैं। तो अब इसमें बच गया कविकुल कल्पतरु, यही हमारा सही आंसर होगा। ये सर्वांग निरूपक है। ये जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है चिंतामणि का। चिंतामणि का इसमें कुल 1133 पद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वांग या विविध काव्यांग, ये एक ही बात है। सर्वांग कहिए, विविध काव्यांग कहिए। विवेचक आचार्य नहीं है। तोष, प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारीदास, इनमें से कौन से काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? जो विविध काव्यांगों का विवेचन करते हैं, सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो है तोष जो हैं, तोष ये रस निरूपक हैं। रस निरूपक आचार्य। और इनकी रचना है एक जो बहुत पूछी जाती है, सुधा निधि। और ये तीनों आचार्य जो है सर्वांग निरूपक हैं, प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारीदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक या अमुकामुक, इसको संधि हो गई है, विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। यह कथन किसका है? तो ये रीति काव्य के संबंध में कवियों से संबंधित टिप्पणी है। और किसकी है पूछा जा रहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, मिश्र बंधु की, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, डॉक्टर नगेंद्र की। यानी कहा यहाँ पर यह जा रहा है कि जो आचार्य कवि हैं, यानी रीतिकालीन जो आचार्य हैं, वो कविता करने की रीति सिखला रहे हैं। वही हमें बताते हैं कि इन विषयों का वर्णन करना है, इस प्रकार का कथन उपयोगी है, यानी सिखाने वाली बात कह रहे हैं। तो ये बात जो है मिश्र बंधुओं ने कही है अपने इतिहास ग्रंथ में, मिश्र बंधु विनोद में, रीतिकाल के संदर्भ में। तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रीतिकाल के विषय में सही नहीं है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। दूसरा है, कुछ रचनाओं के मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। अगला है, रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब रीतिकाल अगर आपने पढ़ा होगा पूरा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें से कौन सा गलत तथ्य है। तो सबसे पहले देखिए कि संजीव नहीं है, सजीव है। सजीव श्रृंगार यानी कि नायक नायिका भेद की बात हो रही है यहाँ पर। और एक अदम्य लिप्सा यानी उसमें श्रृंगार
को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना, है ना? स्त्री के अंगों का वर्णन, उसके श्रृंगार का वर्णन, ये सब ज़्यादातर इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। ये बात बिल्कुल सही है रीतिकाल के संबंध में, है ना? और दूसरा जो है काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का छंदोबद्ध, कुछ रचनाओं में काव्य शास्त्र को छंदोबद्ध किया गया है। जो रीतिबद्ध वाले कवि हैं उनकी बात हो रही है। कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं, इसमें रीति मुक्त कवि आ जाएंगे आपके, और रीति सिद्ध भी आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी लक्षण नहीं दिए हैं, सिद्धांत भी नहीं दिए हैं, उन्होंने सिर्फ रचनाएं की हैं। तो ये जो है दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। बचा तीसरा, इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त है। ये गलत है, क्योंकि ये रीति ग्रंथ जो रचे गए हैं ये संस्कृत लक्षण ग्रंथों की ही परिपाटी में आते हैं, उन्हीं की परंपरा में। ये हिंदी में कुछ नया नहीं किया है उन्होंने, नई जो खोज की है वो भी उनकी आधी अधूरी है। वो अपने बताए गए नए नए अलंकारों को, नए नए रसों को खुद जो है सिद्ध नहीं कर पाते हैं। शुक्ल जी इसी बात पर खिन्न होते हैं कि इन्होंने जो है आधा अधूरा काम किया है अपने पांडित्य के प्रदर्शन के चक्कर में। तो ये मुक्त तो बिल्कुल नहीं है, फिर सिद्ध भी नहीं है अभी पूरी तरह से। और ये चौथा कथन जो है, रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हर काल के लिए सही है। कोई भी काल हो, उस काल का काव्य उस काल की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होगा ही होगा, चाहे वो रीति काल हो, चाहे आदि काल हो, चाहे भक्ति काल हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश, तो जैसी स्थिति रहती है वैसा काव्य होता है, वैसा काव्य रचा जाता है। जैसे आजकल की स्थिति परिस्थिति देख लीजिए, लोगों के कैसे इंटरेस्ट हैं, उसी के हिसाब से मूवीज़ आ रहे हैं, उसी के हिसाब से गाने आ रहे हैं, जिस तरह का लोग सुनना चाहते हैं। सीधी सी बात है। कौन सी रचना रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। जगत विनोद, सुधा निधि, सुख सागर तरंग, पद्माभरण। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसे मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। ये जो है पद्माभरण जो है अलंकार ग्रंथ है, इसमें आभरण लगा हुआ है ना, ये अलंकार ग्रंथ है। बाकी सभी जो है नायक नायिका भेद और रस से संबंधित हैं। सुधा निधि, जगत विनोद, सुख सागर तरंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है, इसमें से कौन सी रचना प्रबंधात्मक है? शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, भवानी विलास और जगत विनोद। तो इसमें से जो है हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये प्रबंधात्मक रचना है। ये 211 छंदों की रचना है, 211 छंद हैं इसमें कुल। और ये भवानी विलास देव की है, शिवा बावनी जो है भूषण की, और जगत विनोद पद्माकर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना मात्र पिंगल या छंद निरूपक है? देखिए छंद को ही पिंगल कहा जाता है। पिंगल एक आचार्य थे, पिंगल मुनि थे, इन्होंने ही छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है इनको। तो इन्हीं के नाम पर छंद का एक नाम पिंगल भी है। तो ये पूछा जा रहा है छंद निरूपक रचना इनमें से कौन सी है? सिर्फ छंद निरूपक, भाषा भूषण, काव्य रसायन, काव्य निर्णय। तो ये और वृत्त विचार। तो इसमें देखिए भूषण, रसायन, निर्णय, ये तीनों जो है काव्य रसायन, काव्य निर्णय, ये तीनों रचनाएं जो है सिर्फ छंद निरूपक नहीं है, क्योंकि इसमें काव्य निर्णय जो है सर्वांग निरूपक है। इसमें छंद निरूपण तो है ही, अलग अलग और रस हो गया, अलंकार हो गया, इनका भी निरूपण है, ये सर्वांग है। और काव्य रसायन जो है, काव्य रसायन देव का जो ये नायिका भेद से संबंधित है,
नायिका भेद और रस। और भाषा भूषण, ये जसवंत सिंह का अलंकार, महाराज जसवंत सिंह इनका अलंकार ग्रंथ है, अलंकार से संबंधित ग्रंथ है भाषा भूषण। आभूषण लगा हुआ है, भूषण तो अलंकार से संबंधित हो गए हैं। तो इसमें जो वृत्त विचार है ये पिंगल या छंद निरूपक ग्रंथ है। और ये वृत्त विचार नाम से भी दो कवियों की रचनाएं मिलती हैं। एक तो है दशरथ नाम के कवि रीतिकाल में, दशरथ, और एक जो है सुखदेव मिश्र हैं। ये दो कवियों की रचनाएं इस नाम से मिलती हैं, सुखदेव सुखदेव मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। अब इनके बारे में दिया गया है, अ और ब दोनों सही है, अ सही ब गलत है, अ गलत ब सही है, अ और ब दोनों गलत है। ये दो कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर यहाँ ऑप्शन चुनना है आपको। तो अब देखिए, रीतिकाल की जो कविता है वो राजाओं और रईसों के आश्रय में पली बड़ी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसकी अंतः प्रेरणा यानी इसकी रचना करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इसके स्वरूप को समझने के लिए कवियों को और उनके आश्रयदाताओं को आपको समझना पड़ेगा, उनके संबंधों को समझना पड़ेगा कि कवि उस आश्रयदाता के यहाँ क्यों गया था, क्यों जो है उन दोनों का किस तरह से संबंध बना था और किस तरह का संबंध था। उस तरह की रचनाएं, उस तरह की प्रेरणा मिलती है। जिस तरह का राजा होगा उसी तरह की जिस तरह की उसकी रुचि होगी उसी तरह की तो रचनाएं सुनेगा और वैसा ही उसका आश्रित कवि जो है वैसी ही रचनाएं करेगा। जैसे बिहारी को जयपुर नरेश जो थे, उन्होंने जो है एक नीति से संबंधित उन्होंने दोहा दिया, उनको उपदेश समझ लीजिए कि नहीं, वो अपनी दूसरी रानी के प्रेम में उलझे हुए थे, नया नया विवाह हुआ था। तो अली कली से बंध्यो आगे कौन हवाल करके एक लाइन है इनकी, बिहारी की, उन्होंने लिख करके किसी से भिजवाया। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बिहारी को अपने दरबार में बुलाता है और उसके बाद जो है उन्हें ऐसी ही रचनाएं करने के लिए प्रेरित करता है और बिहारी को एक एक असरफी इनाम देता है, एक एक मोहर इनाम देता है एक दोहे के बदले। तो 700 दोहों का इनाम, 700 दोहों के लिए उनको 700 मोहरें मिलती हैं एक एक करके। तो इसी तरह से प्रेरणा जो है रीतिकालीन काव्य की, मतलब जो प्रेरक है वो राजा ही होता था कि जिस तरह की उसकी रुचि होती थी उसी तरह की रचना वहाँ उनके आश्रित कवि जो है करते थे। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अ और ब दोनों सही हैं, अ और ब दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों कथन रीतिकाल के टर्म एंड कंडीशन को पूरा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? पूछा जा रहा है कि ये किस रचना से लिया गया है ये दोहा। रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों, यहाँ रंग नहीं होगा, सॉरी, ये अंग दर्पण है। अंग दर्पण दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अंग दर्पण से लिया गया है। किससे लिया गया है? अंग दर्पण से। इसमें अंगों का जो है अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया है उपमा और उत्प्रेक्षा के द्वारा। तो अमी हलाल मद भरे ये नेत्रों के बारे में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोकन कवित्त किन्हों खेल करी जाने हुआ है। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पूछा जा रहा है यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं जो ये ऊपर दी गई हैं। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच। डेल कहते हैं मिट्टी के रोड़े को, ढेला वगैरह जो होता है ना, गांव में ढेला कहते हैं, ढेल। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, एक तरह से मिट्टी की वस्तु का मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो वैसे ही बहुत से लोगों को कवि यहाँ पर कह रहा है कि आकर के सभा के बीच में बैठ जाते हैं और लोग सोचते हैं कि कवित्त
किन्हों यानी कविता रचना, कविता बनाना कोई खेल है, खेल खेलना है कि हर कोई रच लेगा। तो ये बात जो है किस कवि ने कही है, ये पूछा जा रहा है। ठाकुर घनानंद भिखारीदास देव। तो ये जो है ठाकुर की पंक्तियाँ हैं, ठाकुर की। चलिए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपके एक शेयर से हो सकता है कि आप जैसे किसी एक और साथी का कुछ भला हो जाए, उसको भी कुछ नई बातें पता चलें, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। और वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर कोई और बात आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।